Good morning, students. Welcome to the CR International School online study system. Myself Sumit Takkar. Uh, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिकली 9th चैप्टर या फिर 9 हमारा लेक्चर है। पिछले 8 लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कैलकुलेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू अ डाइपोल। वो कैलकुलेशन करने के बाद उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन व्हाट हमने कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। आज जो हमारा आर्टिकल है उस आर्टिकल का नाम क्या है बेटा? वो है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आज का आर्टिकल है। इस आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल का नाम क्या है बेटा? टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या उस पर फोर्स लगेगा, क्या उस पर टॉर्क लगेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। चीजों को कंटिन्यू करने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा। मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका डिटेल जो है मैं आपको इसी लेक्चर में दूंगा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर रहे हो बेटा, एक तो आपने इसको प्लेस किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एक आप उसको प्लेस कर रहे हो क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मान लो किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सेम है हर पॉइंट पर। उस जगह को हम बोलेंगे, उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब ऐसी जगह या ऐसा प्लेस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई की जो वैल्यू है वो हर जगह पर कैसी है बेटा, सेम है, उसको हम बोलते हैं कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग हो, ठीक है, वैल्यू कंटिन्यूसली पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, पॉइंट टू पॉइंट सेम ना हो, तो वो हमारे पास कौन सा फील्ड होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कलेक्शन ऑफ टू पॉजिटिव, कलेक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है, आपने उसको किस में प्लेस कर दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप उसको प्लेस करोगे ना बेटा, देखो बेटा ये मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसका डिटेल आर्टिकल के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो उस डाइपोल पर सिर्फ लगेगा बेटा टॉर्क। अब वो टॉर्क क्या होता है वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इस पर लगेगा टॉर्क, ठीक है, मींस इसमें कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन। कैसा मोशन होगा बेटा, रोटेशनल मोशन। ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको याद करना है कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे लगता है टॉर्क, और टॉर्क की वजह से उसमें कैसा मोशन आता है, रोटेशनल मोशन। अगर हम उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके पर, इस पर बेटा टॉर्क भी लगता है, ठीक है, एंड फोर्स भी लगता है। मींस टॉर्क की वजह से इसमें रोटेशनल मोशन आता है और फोर्स की वजह से इसमें लीनियर मोशन आता है। मींस अगर किसी डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म हुआ तो सिर्फ उस पे रोटेशनल मोशन होगा
और अगर आपने डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसमें जो मोशन होगा वो रोटेशनल भी होगा और कैसा होगा, लीनियर होगा। तो ये आज का हमारा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आर्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्यों किसी डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्यों उस पर कोई टॉर्क लगता है, टॉर्क क्या होता है, क्यों अगर हम उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्यों उस पर टॉर्क लगता है और साथ में फोर्स लगता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, सपोज करो आपके पास ये कोई डाइपोल है, इसका एक पॉइंट एंड पॉजिटिव, दूसरा एंड नेगेटिव। इसको बोल देते हैं हम चार्ज क्यू पॉजिटिव, इसको बोल देते हैं चार्ज माइनस क्यू पॉजिटिव नेगेटिव। और बेटा इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास, डिस्टेंस को डिनोट कर लेते हैं हम 2a से। 2a हमारी क्या होती है, डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब मैंने इसको प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें प्लेस कर दिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। मींस मैंने यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। सबसे पहले हम कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चल रहे हैं बेटा, हम लेके चल रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। मैंने इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, पैरेलल लाइंस। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल ड्रॉ करें तो वो जो स्पेस है, वो जो जगह है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमने डाइपोल को प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिनोट कर लिया किससे, ई से। ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये डाइपोल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। और डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको डिनोट करते हैं हम किससे, पी से। और पी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, डाइपोल मोमेंट ये होता है क्यू मल्टीप्लाई बाय 2a। क्यू हमारे पास चार्ज है और 2a इनके बीच की डिस्टेंस है। ये हमारे पास क्या है, ये है इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, आपने किसी डाइपोल को या फिर किसी दो चार्ज को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। आपको पता है किसी भी चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज पे लगता है फोर्स। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू ई। क्लियर है, मतलब इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगा और इस वाले नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगा। जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स कितना लगेगा, देखो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू हमारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन हमारे पास किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। मींस इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स और इस फोर्स को हम बोल देते हैं F1। क्या बोल देते हैं बेटा इसको, F1। और F1 की वैल्यू कितनी हुई, F1 इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पर फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, सेम। सेम यही फोर्स नेगेटिव चार्ज पर लगेगा और F की वैल्यू कितनी आएगी, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगा, बट फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों की डायरेक्शन कैसी होंगी, अपोजिट। मतलब फोर्स हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इस फोर्स को हम बोल देते हैं कितना, फोर्स F2। फोर्स को बोल दिया हमने कितना, F2। और F2 की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का क्यू। फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर F1 के मैग्नीट्यूड की बात करें, F1 का मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालूं
तो वो आता है क्यू ई। क्लियर है? अगर F2 का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालो तो उसकी वैल्यू भी कितनी आती है, क्यू ई। दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम। मतलब जो फोर्स आपका राइट हैंड डायरेक्शन में लग रहा है, राइट डायरेक्शन में लग रहा है, वही फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में लग रहा है। मींस अगर हम हॉरिजेंटली फोर्स को कैलकुलेट करें तो जितना फोर्स राइट हैंड डायरेक्शन में है उतना ही फोर्स नेक्स्ट लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है। ये फोर्स हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में बेटा, राइट हैंड डायरेक्शन में है। और ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है हमारे पास, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब हमारे पास हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो क्या होगा, F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू कितनी है, क्यू ई, और F2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का क्यू ई। कितना आ गया नेट फोर्स, 0। मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। तो यहां से इस कंसेप्ट से एक बात क्लियर होती है हमारे पास। क्या क्लियर होता है बेटा, कि किसी भी डाइपोल को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। मतलब इस नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल पर कोई भी कैसा मोशन नहीं होगा, ट्रांसलेटरी मोशन बोल दो, या फिर बोल दो आप लीनियर मोशन। मतलब ना तो ये डाइपोल फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करेगा, ना ये डाइपोल कहाँ की तरफ मूव करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा। मतलब इस पर लीनियर फोर्स, लीनियर मोशन नहीं होगा। कोई भी कैसा मोशन नहीं, ना ट्रांसलेटरी, ना कौन सा मोशन होगा बेटा, इसमें लीनियर मोशन नहीं होगा। ठीक है? पर एक बात है, जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये डाइपोल है, एक फोर्स इस डाइपोल पे यहाँ लग रहा है। या आप सपोज करो ये पेन है, इस पेन पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तब इस पर दोनों फोर्स इसके दोनों एंड पर एक्ट करेंगे तो ये डाइपोल रोटेट करेगा, ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ना ये डाइपोल कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये डाइपोल क्या करेगा बेटा, रोटेट करेगा। मतलब जब हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस पर रोटेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा और लीनियर मोशन नहीं होगा। मतलब इस पर लग रहे हैं दो फोर्स, बोल सकते हैं हम कपल ऑफ फोर्स। क्या लग रहे हैं बेटा, इस पर लग रहे हैं कपल ऑफ फोर्सेस जो इस डाइपोल के एंड पर लग रहे हैं। और वो कपल ऑफ फोर्सेस क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे कौन सा मोशन, रोटेशनल। कैसा मोशन प्रोड्यूस करेंगे बेटा, मींस जब डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके पास ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, उसके पास सिर्फ कौन सा मोशन होगा, रोटेटरी मोशन होगा। उस पर लगेगा कपल ऑफ फोर्स, एक F1 और एक F2। ठीक है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, दोबारा हम बात कर रहे हैं, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, और दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम। दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम। तो ये कपल ऑफ फोर्सेस इसको रोटेशनल मोशन में ले आएगा। और जब इसका रोटेशनल मोशन है तो रोटेशनल मोशन में फोर्स का जो नेम है उसको हम किस नेम से बुलाते हैं, टॉर्क से। मतलब इस पेन पर या इस डाइपोल पर लगेगा टॉर्क। तो मतलब क्लियर है, हम किसी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर लगता है टॉर्क। और अब हमारा आर्टिकल क्लियर हो गया। आर्टिकल का नाम यही है, टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? तो अब देखो टॉर्क लग रहा है, इस पर कपल ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, एक राइट हैंड डायरेक्शन में है, और दोनों के दोनों क्या मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखो आप बेटा टॉर्क निकालना है कि इस पर कितना टॉर्क लग रहा है।
तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है मैथमेटिकल 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ याद कर लो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है कि इन दोनों में से कोई सा भी एक फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड क्या लेंगे बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ फोर्स, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों सेम है आप एक यूज कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों फोर्सेस F1 और F2 जो दो फोर्स लग रहे हैं इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, दीज फोर्स। कौन सा फोर्स, F1 F2, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, किसी भी एक फोर्स से, F इक्वल टू क्या हुई, किसी एक फोर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा बेटा आपके पास टॉर्क। तो टॉर्क को डिनोट करते हैं सिंबल से जिसको बोलते हैं हम टाउ। टाउ टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी इसी डायग्राम को मैं दोबारा से एक बार क्लीन करके मिटा के दोबारा बना रहा हूँ, आप नोट कर लिया हो आप लोगों ने, थोड़ा इसको प्रॉपर वे में समझाने के लिए कैसे टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। देखो ये आपके पास डाइपोल था, ठीक है, ये आपके पास डाइपोल था, मान लो पॉजिटिव चार्ज आपने यहाँ लिया और नेगेटिव यहाँ लिया, आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जरूरी नहीं कि पॉजिटिव नीचे रखो नेगेटिव कहीं पे भी आप ले सकते हो। आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले लिया और नेगेटिव चार्ज आपने यहाँ ले लिया, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू भी क्यों है, नेगेटिव की वैल्यू भी क्यों है। पॉजिटिव चार्ज पर लगेगा फोर्स F1 किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कितना है F2 किस डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो एक फोर्स लगेगा यहाँ पर F1 सॉरी F2 और एक फोर्स लगेगा यहाँ पर F1, जिनमें दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, और इसको प्लेस किया था मैंने किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये मान लो हमारा एक सिंगल एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारे पास। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके डाइपोल से, डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है ना बेटा, उस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, हमने बताया था डाइपोल मोमेंट क्या हुआ इंटू 2a, इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से कहाँ की तरफ होती है, पॉजिटिव की तरफ। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी आपके पास, P की, P के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यहाँ पर कुछ एंगल है, उस एंगल को बोल देते हैं हम थीटा। थीटा जो एंगल है यहाँ नोट कर सकते हो आप, थीटा हमारे पास जो एंगल है वो किस किस के बीच में है, एंगल बिटवीन व्हाट बेटा, P दैट इज डाइपोल मोमेंट और E दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो देखो बेटा हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस किस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F1 के बीच में, देखो F1 को थोड़ा एक्सटेंड कर दिए, ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस, ट्रायंगल बन के नाम दे देते हैं उसको, देखो से इसको बोलते हैं पॉइंट ए, इसको बोलते हैं पॉइंट बी और इसको बोलते हैं पॉइंट सी। सी से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है या बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस जो है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस किस के बीच में, दोनों फोर्सेस के बीच में। एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी, दैट इज व्हाट, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू कितनी है, F इज टू F1 भी पता है आपको क्यू ई होता है, F2 भी पता है कितना होता है क्यू ई। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, क्यू ई, फोर्स आ गया हमारे पास क्यू ई, एक फोर्स की वैल्यू ले ली और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई बाय BC। अब हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि बहुत इजी है। देखो कैलकुलेट क्या करना है हमको, BC कैलकुलेट करना है और A से लेकर B की डिस्टेंस, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हमको पता है 2a होती है। तो देखो कैलकुलेट करना क्या है, BC कैलकुलेट करना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कौन सी दे रखी है हमको, A से लेकर B तक, BC डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, AB।
BC क्या है आपके पास, देखो ये एंगल थीटा, क्लियर है, तो ये एंगल पे कितना होगा आपका थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये थीटा और ये एंगल कितना है 90, तो ये तो हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो BC हमारे पास क्या हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय AC क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपली आप BC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बोलो, ये आ गई आपके पास AB साइन ऑफ थीटा, और A से लेकर B की डिस्टेंस कितनी है 2A, तो इसको सोल्व कर लिया हमने, कितना आ गया 2A साइन ऑफ थीटा। मतलब मैथमेटिक्स अप्लाई किया हमने और हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, हमने निकाल ली दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स की डिस्टेंस 2A साइन ऑफ, यस और नो, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू पता है कितनी है QE, और BC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2A साइन थीटा। अब इन दोनों को यहाँ पर रख दो, इसकी वैल्यू को, ये उतार लिया और नोट कर लिया, मैं बता देता हूँ, ठीक है बेटा। तो देखो टोर्क की वैल्यू कितनी आई, टोर्क आ गया हमारे पास, टोर्क फोर्स की वैल्यू कितनी थी QE इनटू में क्या था डिस्टेंस B से लेकर C तक की बीच की, कितना हुआ 2A साइन ऑफ थीटा। Q मल्टीप्लाई बाय 2A क्या होता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट, तो टोर्क की वैल्यू कितनी आ गई PE, ये पूरा P हो जाएगा E इंटू साइन ऑफ, तो ये आ गया हमारे पास टोर्क एक्सपीरियंस्ड बाय a dipole which is placed in a uniform electric field। किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जिस पे टॉर्क लगता है उसकी वैल्यू कितनी होती है PE साइन थीटा। देखो बेटा ये जो टॉर्क लग रहा है, ये जो इसकी फॉर्म है वो है स्केलर फॉर्म, आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो सिर्फ टॉर्क का, तो आप लगा सकते हो PE साइन थीटा। और अगर वो वेक्टर फॉर्म चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में आपको याद होगा 11th क्लास में आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा किसी वेक्टर का, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, और पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, क्या बोल देते हैं हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट। देखो मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, जैसे एक वेक्टर ए है और क्रॉस बी, आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हो, तो होता क्या है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा मींस एंगल बिटवीन देम, उसका साइन थीटा देना है। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर ध्यान ध्यान से देखो, यही फॉर्म यहाँ पर है, यहाँ पर पी का मैग्नीट्यूड ई का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा, मतलब टॉर्क जो होगा, वेक्टर फॉर्म आ गई, टॉर्क जो होगा वो होगा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का, पी डाइपोल मोमेंट का और किसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए लिख सकते हम कैसे पी क्रॉस ई। तो ये हो गई इसकी कौन सी फॉर्म वेक्टर फॉर्म, ये होगी कौन सी फॉर्म बेटा वेक्टर फॉर्म, इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई टॉर्क। टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालोगे पी ई साइन ऑफ थीटा। अगर हम बात करें इसकी वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म क्या होगा आपके पास पी ई क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, मतलब डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप क्या निकाल रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको किसकी वैल्यू देगा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट आपको वैल्यू देगा किसकी टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल। ध्यान से देखो बेटा दोबारा कर रहे हैं, टॉर्क की स्केलर फॉर्म हमारे पास अभी मैंने पढ़ी कितनी आ गई पी ई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। यहां से हम टॉर्क का क्या निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड, ओके। और अगर डायरेक्शन निकालनी है टॉर्क की तो किससे निकालेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई का मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। और याद रखना अगर आपके पास दो वेक्टर है
और उन दोनों का आप क्या निकाल रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो। तो उसका उसकी डायरेक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा उसको, आपको उसकी क्या निकालनी है, डायरेक्शन। टॉर्क की क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास बेसिकली दो रूल होते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी रूल अप्लाई कर लो, जिस जिस रूल से आप जो भी रूल आप अप्लाई करोगे उससे आप डायरेक्शन को निकाल सकते हो। एक डायरेक्शन को बोलते हैं हम राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या बोलते हैं बेटा, देखो कैसे निकालते हैं। राइट, क्या नाम है इसका, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, या फिर सिंपली आप इसको स्क्रू बोल सकते हो। कैसे निकालनी है डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हैं हम, टॉर्क की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। किससे निकलेगी बेटा, वो निकलेगी आपकी राइट हैंड स्क्रू रूल से निकलेगी। या फिर इसको सिंपली आप कौन सा रूल बोल देते हो, स्क्रू रूल बोल देते हो। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है राइट हैंड स्क्रू रूल। देखो आपको अपने राइट हैंड को, ठीक है, कर्ल करना है, मतलब टर्न करना है। किस डायरेक्शन से, पी से ई की डायरेक्शन तक। पी से टर्न करना है कहां पर, ई की तरफ। ठीक है, तो अपनी राइट हैंड को जब टर्न करोगे पी से लेकर ई तक, तो जहां पर भी आपका थंब जाएगा, जहां पर भी आपका थंब जाएगा, वो थंब आपको किसकी डायरेक्शन देगा, टॉर्क की। किसकी डायरेक्शन देगा, टॉर्क की। देखो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप सिंपली मान के चलो कि आपने ये डाइपोल प्लेस किया था, जिसका डाइपोल मोमेंट था पी। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसको क्या बोल दिया आपने, ई। ठीक है, अब डाइपोल को आपने प्लेस कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस डाइपोल पर क्या लगेगा, टॉर्क। और टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल। करना कुछ नहीं है आपको, आपको अपने राइट हैंड को टर्न करना है पी से लेकर किसकी तरफ, ई की तरफ। देखो ये पी है ऊपर की तरफ, मैंने पी से लेकर अपने राइट हैंड को टर्न किया किसकी तरफ, ई की तरफ। तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है बेटा, इनवर्ड। थंब कहाँ जा रहा है, इनवर्ड। तो मतलब इस पर टॉर्क कहाँ लगेगा, इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन में। थोड़ा सा और डिटेल में कर देते हैं। देखो ये दो पेन मैं यूज कर रहा हूँ। ये ग्रीन पेन है, ये मानो ग्रीन पेन कौन सा है, ये आपको डायरेक्शन दे रहा है किसकी, डाइपोल मोमेंट की। ये किसकी डायरेक्शन दे रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस पर क्या लगेगा, टॉर्क। टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी, तो आपको करना क्या है, ग्रीन पेन से डाइपोल मोमेंट से अपनी फिंगर को कर्ल करना, राइट हैंड की फिंगर कर्ल करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। कर्ल किया, थंब कहाँ की तरफ हो रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है। थंब तुम्हारी तरफ है मतलब अपवर्ड है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब यहाँ ये डायरेक्शन किसकी हो गई, टॉर्क की। ये है किसकी डायरेक्शन बेटा, टॉर्क की। ठीक है, तो जब किसी डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या लगता है, सिर्फ टॉर्क लगता है। टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है, पी ई साइन थीटा। और टॉर्क का वेक्टर फॉर्म क्या है, पी क्रॉस ई। और उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं बेटा हम, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, या फिर हम इसको स्क्रू भी बोल सकते हैं। एक छोटी सी बात हो याद रखना, जब भी आप राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई करो, या राइट हैंड स्क्रू रूल जब भी अप्लाई करो, आप ये ध्यान रखना कि पी का जो इनिशियल पॉइंट है और ई का जो इनिशियल पॉइंट है, दोनों क्या होने चाहिए, सेम पॉइंट पर होने चाहिए। अगर दोनों सेम पॉइंट पर नहीं है, तो आपको पहले उन दोनों को सेम पॉइंट पर लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा, एग्जाम्पल देखो क्या होता है, कहाँ कंफ्यूज कर सकता है आपको। मान लो ये आपको दे दिया इसने पी, और इस डायरेक्शन में दे दिया आपको ई, और पूछे अब इस पर डाइपोल मोमेंट पर टॉर्क कहाँ लगेगा। तो आपको पी को और ई के दोनों इनिशियल पॉइंट, पी का इनिशियल पॉइंट ये, इन दोनों को सेम पॉइंट लाना पड़ेगा। इसका मतलब पी को उठाकर आप आगे ले जाओ, पी को उठाकर आगे ले जाओ। अब दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम पॉइंट पर आ गए। अब आप अप्लाई करोगे कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड पी से ई की तरफ फिंगर कर करोगे, अपवर्ड डायरेक्शन मारा तो आपका टॉर्क अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क निकालने के लिए जो रूल है आपको बता दिया, राइट हैंड स्क्रू रूल। इससे आप टॉर्क निकाल सकते हो। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल, मतलब अब डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हो, कौन से वाले में बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हो, तो उस पर लगेगा टॉर्क। टॉर्क का वैल्यू क्या हुआ, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड करते हैं हम। टॉर्क की वैल्यू हुई पी क्रॉस ई। ठीक है बेटा,
इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी ई साइन ऑफ थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कुछ स्पेशल केस है। नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1, इस वाले केस में थीटा की वैल्यू मैं 0 कर देता हूं। मतलब जिस डायरेक्शन में ये आपका डाइपोल है ना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। क्लियर है, किसकी डायरेक्शन हो गई, पी की। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो गई, सेम। पी और ई दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब एंगल थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो टॉर्क जो लगेगा वो लगेगा पी ई साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो टॉर्क जो लगेगा वो कितना डिग्री लगेगा बेटा, टॉर्क लगेगा 0। इस कंडीशन को या इस सिचुएशन को, ये इस केस का नाम होता है बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या नाम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो, तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, 0। देखो इस केस में टॉर्क भी 0 लग रहा है और फोर्स भी 0 लग रहा है। मतलब ना तो डाइपोल लीनियर मोशन में होगा, ट्रांसलेटरी मोशन में होगा, आगे पीछे मूव करेगा, ना ही डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा। और इस सिचुएशन कौन सी सिचुएशन बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंगल कितना डिग्री हुआ, 0 डिग्री। सेकंड केस आता है, मान लो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हमारा डाइपोल मोमेंट है P, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट P और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। तो इस वाले केस में भी क्या लगेगा, इस पर टॉर्क लगेगा। यस, टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, देखो भाई सेम बेटा, पी ई साइन 180। साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। इस वाले केस में भी टॉर्क, साइन 180 की वैल्यू 0 होगी, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, 0। इस वाले केस में भी बेटा क्या होगा, टॉर्क 0 लगेगा। इस वाले केस में भी क्या होगा, फोर्स 0 लगेगा। पर इस वाले केस को स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्ड केस एक और आता है। थर्ड केस में थीटा की जो वैल्यू है वो 90 ले लेता हूं। मतलब यूं आपका डाइपोल रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा दिया। एंगल कितना डिग्री हो गया इसके बीच में, 90। तो हम देखो 90 में टॉर्क निकाल सकते हैं। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, बी पी ई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। फोर्थ रहेगा पी ई, जो कि होता है मैक्सिमम फोर्स। क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, तो ये डाइपोल है। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है, केस नंबर 1, तो होगा क्या, कोई टॉर्क नहीं लगेगा इस पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल रखा है, 180 डायरेक्ट डिग्री पे रखा है, तो भी उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो वो कंडीशन कौन सी होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर डाइपोल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उस पर टॉर्क लगेगा मैक्सिमम। और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, पी ई साइन थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इस डिफरेंस को समझाने के लिए एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो बेटा आपके पास एक बाउल है, ठीक है, उस बाउल के इनसाइड आपने एक बॉल रखी है। ठीक है, वो बाउल के इनसाइड जो बॉल रखी है, उस बॉल को आप अपने हाथ से उठाकर उसकी पोजीशन को चेंज करो, लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो बाउल कुछ टाइम बाद घूमकर वापस वहीं आ जाएगी। ये जो इक्विलिब्रियम, ये जो सिचुएशन है बॉल, उस बॉल की, दैट इज व्हाट स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे ही आप बाउल को रिवर्स इन्वर्ट करो, उल्टा करो, उसके ऊपर बॉल रखो और आप वहां पर हल्का सा फोर्स लगाओ उस पर, अगर वो बॉल हल्की सी वहां से हिल गई तो वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आएगी। दिस इज कॉल्ड व्हाट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
दोनों ही केस के अंदर फोर्स कितना लग रहा होता है, 0। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले केस में और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले केस में कंफ्यूज ना हो, दोनों ही केस में फोर्स भी 0 लगता है और दोनों ही केस में क्या लगता है, टॉर्क भी 0 लगता है। और टॉर्क मैक्सिमम कब लगता है बेटा, टॉर्क मैक्सिमम तब लगता है जब डाइपोल को आप 90 डिग्री पे रख दो। किसके 90 डिग्री पे रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे प्लेस कर दो। ठीक है, लास्ट है, अगर सपोज करो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना लगा के कैसा लगा देते हो, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म प्लेस कर दे तो क्या होगा, देखो ये डाइपोल था, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, मान लो इसको F1 बोल दिया, इसको बोल दिया हमने कितना, F2। चार्ज की वैल्यू दोनों पे सेम है, क्यों, ये भी वैल्यू कितनी है, सेम। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज टू क्यू ही। तो देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, क्योंकि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बोल दी हमने, E1, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बोल दी हमने, E2। ठीक है, तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F2 की वैल्यू आएगी हमारे पास, दिस इज E2 और दिस इज E1। F2 की वैल्यू कितनी आएगी, QE1, QE2। और F1 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का QE1। मतलब F1 और F2 दोनों बराबर नहीं है। F1 की वैल्यू F2 ज्यादा भी हो सकती है और F2 की वैल्यू F1 ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के। उसका मतलब या तो उसके अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा या फिर कौन सी डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड। अगर F2 ज्यादा हुआ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, F1 ज्यादा हुआ तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। इसका मतलब जब डाइपोल को हम प्लेस करते हैं कौन से फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म प्लेस में करते हैं, तो ये या तो राइट हैंड साइड में मूव कर सकता है या फिर मूव कर सकता है कहाँ पर बेटा, लेफ्ट हैंड साइड मूव कर सकता है। मींस इसके ऊपर ट्रांसलेटरी मोशन होगा, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर क्या होगा, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में होगा। तो कौन सा मोशन शो करेगा ये, इस वाले केस में ये मोशन शो करेगा ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर है। इसके साथ साथ ये जो डाइपोल है इस पर एक डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, तो ये आगे जाने के साथ साथ रोटेट भी करेगा, क्योंकि इस पे कपल ऑफ फोर्स इसके दोनों एंड पर एक्ट कर रहे हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन के साथ साथ कौन सा मोशन भी होगा बेटा, तो जब किसी डाइपोल को आप प्लेस करोगे इसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर दोनों के दोनों क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा, उस पर क्या होगा, रोटेटरी मोशन भी होगा। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आर्टिकल वो कंप्लीट हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने एक्सजे लाइन पे भी निकाल लिया था, इक्वेटोरियल लाइन पे भी निकाल लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, टोटल एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट फर्दर आर्टिकल्स, फर्दर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का 10th जो हमारा 10th हमारा जो लेक्चर होगा उसमें आपको डिटेल। कोई भी डाउट्स हो, कोई कमेंट्स हो, या फिर कुछ आपको समझ नहीं आया है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया है, तो आप नीचे कमेंट्स पे डाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू।